हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ITR 3 की फाइलिंग देखेंगे। तो ITR 3 हम लोग तब फाइल करते हैं जब हम इंट्राडे या FNO में ट्रेड कर रहे हैं और हमारी कोई बिजनेस इनकम भी है। वैसे FNO और इंट्राडे ये भी हमारी बिजनेस इनकम ही मानी जाती है। जो इंट्राडे है ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस माना जाता है और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में अगर आपको लॉस हो गया है तो ये आप आगे के 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्सेबल होता है। आज का वीडियो मेनली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। कैसे आप अपना टर्नओवर दिखाएंगे, कैसे टर्नओवर की कैलकुलेशंस होती हैं, कैसे आपको प्रॉफिट दिखाना है, कहाँ पर दिखाना है, लॉस हो गया है तो वो कैसे दिखाएंगे और कैसे उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले तो आपको अपने ब्रोकर ऐप से टैक्स P&L स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है। वहीं से हम सारी कैलकुलेशंस लेंगे। एक्सेल फॉर्मेट में आप अपना टैक्स P&L डाउनलोड करके रख लें। इसके बाद आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, 25, 26 ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। अब हमारी ITR ड्राफ्ट है तो हम रिज्यूम फाइलिंग कर लेते हैं। आप हमेशा स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स को सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले इनकम में जाएंगे। यहाँ से हम शेड्यूल्स सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारे केस में एप्लीकेबल है। अगर सैलरी है आपकी, इसे टिक कर लीजिए। अगर हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम दिखाना चाहते हैं तो इसे टिक कर लेंगे। कैपिटल गेन का शेड्यूल है। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है तो इसे भी टिक कर लेंगे, वरना इसे यहाँ से हटा देंगे। सेक्शन 112A ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं तो इसे भी टिक कर लेंगे। इसके बाद शेड्यूल VDA है जो कि क्रिप्टो के लिए है तो उसे भी टिक कर सकते हैं। फिर है शेड्यूल अदर सोर्सेस, ये टिक रहेगा क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट आपके पास होगा ही। इसके बाद है शेड्यूल SI जिसमें कि स्पेशल रेट की इनकम्स पर टैक्स की कैलकुलेशन होती है, इसे भी हम टिक रहने देंगे। शेड्यूल IF जो कि पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है, इसे हम हटा देते हैं। शेड्यूल EI एग्जेम्प्ट इनकम के लिए है, इसे भी हटा देते हैं। इनकम्स के बाद बिजनेस पर आते हैं। यहाँ पर ये सारे टिक ही रहेंगे। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इन सब पर हम टिक रहने देते हैं। फिर है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम यहाँ से हटा देते हैं। डिडक्शंस, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर रहे हैं तो आप डिडक्शंस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो डिडक्शंस भी यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट नंबर्स ये सब आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं फाइलिंग स्टेटस पर। सबसे पहले यहाँ पर हमें डेट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डेट हमारे केस में एप्लीकेबल है। अगर ऑडिट का केस है तो 31 अक्टूबर होगी, और अगर नॉन ऑडिट केस है तो 31 जुलाई या फिर एक्सटेंडेड डेट, तो इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फाइलिंग सेक्शन 139(1) रहेगा। मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, तो हम सेट A पर क्लिक कर देंगे। अब ये नीचे ऑप्शंस हमारे ओपन होते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने पिछले साल में असेसमेंट ईयर 24-25 में कौन सी रिजीम को ऑप्ट किया था। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया था तो आप येस पर टिक करेंगे। उस केस में आपको यहाँ पर डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर लास्ट ईयर का देना पड़ेगा। और अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग की थी पिछले साल में तो आप नो पर टिक करेंगे। उस केस में यहाँ पर ये सारी चीज़ें हाईलाइट होनी बंद हो जाएंगी। इसके बाद पूछ रहा है, डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर। क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को छोड़ना चाहते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को छोड़ना चाहते हैं, ओल्ड में फाइलिंग करना चाहते हैं, तो आप येस पर टिक करेंगे। उस केस में आपको फिर से इस साल के लिए फॉर्म 10 IEA को फिल करना होगा। और अगर आप इस साल भी न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे और ये ऑप्शंस आपके हाईलाइट होने बंद हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस पूछेगा। यहाँ पर रेसिडेंट और यहाँ पर कंडीशंस में यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। बाकी के ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट आपको नो मिलेंगे। फिर भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो वो आप येस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वेदर यू आर अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं तो यहाँ पर येस क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक शेड्यूल ओपन हो जाएगा जिसमें आपको डायरेक्टरशिप की सारी डिटेल देनी होगी। इसी तरह से अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो आप येस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो आप येस पर क्लिक कर सकते हैं।
इसमें भी आपको शेयर्स की पूरी डिटेल्स देनी होंगी। इसके बाद आता है ऑडिट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले है आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स करने की लाइबिलिटी है आपके ऊपर तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने हैं या आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक रहने दीजिए। इसके बाद है वेदर एसएससी इज डिक्लेयर्ड इनकम अंडर सेक्शन 44AD 44ADA, मतलब क्या आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऑप्ट करना चाहते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की कोई इनकम आपको दिखानी है तो आप येस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप इंट्राडे और एफएनओ बस दिखाना चाहते हैं, उसी के लिए आप ITR 3 की फाइलिंग कर रहे हैं, तो आप नो पर टिक रहने देंगे। फिर यहाँ पर टर्नओवर पूछा जा रहा है। टर्नओवर इसलिए पूछते हैं कि देखने के लिए कि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसमें है कि वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स और टर्नओवर इज बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़। क्या आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। अगर इस फिगर के बीच में है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपका टर्नओवर इन दोनों के बीच में नहीं है, इससे कम का टर्नओवर है आपका, तो आप नो पर क्लिक करेंगे। नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। और अगर 10 करोड़ के ऊपर का आपका टर्नओवर है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़। हम सेकंड पर क्लिक कर देते हैं, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। इसके बाद है आर यू लायबल फॉर ऑडिट, क्या आप ऑडिट के लिए लायबल हैं, तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। ऑडिट हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑडिट तभी होती है जबकि हमारा टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड कर जाता है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि हमको टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो इसके लिए हम अपना टैक्स PNL ओपन करते हैं। अब इस तरह से हमारा ये टैक्स PNL है, जो कि हम अपने ब्रोकर ऐप से डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर हमें इंट्राडे में कितना प्रॉफिट है हमारा, शॉर्ट टर्म में कितना प्रॉफिट है या लॉस है, लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट है लॉस है, वो सारा हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद है टर्नओवर। टर्नओवर भी यहाँ पर दिया होता है, इंट्राडे का टर्नओवर कितना है। लेकिन किसी ब्रोकर ऐप में या डीमेट अकाउंट में ये चीज़ नहीं दी होती है कि आपका टर्नओवर कितना है, तो टर्नओवर फिर हमें निकालना पड़ता है। अब इसमें यहाँ पर बाइफर्केशन दिया होता है कि इंट्राडे में आपकी कितनी एंट्रीज हैं, शॉर्ट टर्म में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म में कितना इन्वेस्टमेंट है। अब इंट्राडे का हमें टर्नओवर निकालना है, तो यहाँ पे बाय वैल्यू है, सेल वैल्यू है और रियलाइज्ड प्रॉफिट। इसमें यहाँ पे दोनों फिगर्स मिलेंगी आपको। रियलाइज्ड प्रॉफिट में लॉस हुआ है तो लॉस की फिगर होगी, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की फिगर होगी। अब हमें इसके लिए फॉर्मूला लगाना है, हमें इस रियलाइज्ड प्रॉफिट को एब्सोल्यूट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर ABS लिखेंगे, मीन्स एब्सोल्यूट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये जो हमारी फिगर है ये एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इसी को नीचे ड्रैग कर देंगे। जितनी भी हमारी माइनस की फिगर्स थी वो सारी एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम इसका टोटल लगा लेंगे 6920, और ये सेम फिगर वही आई है जो कि हमने ऊपर एज अ टर्नओवर देखी थी। अगर आपकी शीट में टर्नओवर की कैलकुलेशन नहीं है तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर टर्नओवर दिया हुआ है तो आप टर्नओवर उससे एज इट इज ले लीजिएगा। इसके बाद हम वापस चलते हैं अपनी शीट पर। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हमारा टर्नओवर सिर्फ 6000 का है, मीन्स हमारे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। वापस आ जाते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस है। नेचर ऑफ बिजनेस में ड्रॉप डाउन से आपको नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर हमारे केस में जो एप्लीकेबल होता है वो हम इसे ले सकते हैं, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज NEC, इसको ले लेंगे। यहाँ पर ट्रेड नेम में हम अपना नाम दे देंगे XYZ, जो भी हमारा नाम है, और डिस्क्रिप्शन में हमें लिख देना है जो भी हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग दिखा रहे हैं तो हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग ले लेंगे, और FNO भी है तो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग एंड FNO एक्टिविटीज़, इसे सेव कर देंगे। इसके बाद बैंक डिटेल्स हैं। यहाँ पर कोई भी एक बैंक आप रिफंड के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी को ऑफ कर देंगे और कंफर्म करेंगे। इसके बाद है बैलेंस शीट। अब अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो आपको यहाँ पर ये सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को फिल करना होगा। लेकिन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर कुछ मेजर चीज़ें पूछी जा रही हैं जो आपको फिलअप करनी है, लेकिन किसी भी हेड के अंदर यहाँ पर रेड साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब आपको ये अमाउंट्स देना कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, स्टॉक कितना है और अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस। अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते हैं यहाँ पे 00 कर दीजिए।
और कैश बैलेंस में आप थोड़ा अमाउंट यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपके पास एस्टिमेशन हो, एस्टिमेटेड बेस पर आप यहाँ पर थोड़ा सा कैश अमाउंट दे सकते हैं। कंफर्म कर देंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग में हमें नहीं जाना है, ट्रेडिंग में नहीं जाना है, प्रॉफिट में आएंगे। यहाँ पर 65 नंबर पॉइंट में पूछेगा टर्नओवर फ्रॉम स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम अपना टर्नओवर दे देंगे जो हमारा इंट्राडे का टर्नओवर है 6920। इसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट दे सकते हैं, और अगर आपको लॉस हुआ है, जैसे कि हमारे केस में लॉस है, लॉस की फिगर -6066। अब यहाँ पर माइनस का साइन कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हम माइनस लगाएंगे, उसके बाद 6066। तो हमारा नेगेटिव में आ गया। ये एक्सपेंडिचर आपको अपने ब्रोकर्स शीट से मिल जाएंगे, जो भी एक्सेल शीट आपने डाउनलोड की है, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें आप जीएसटी और एसटीटी को भी क्लेम कर सकते हैं। तो हम 560 रुपये ले लेते हैं हमारा एक्सपेंडिचर। नेट इनकम आ गई, इसमें लॉस में एक्सपेंसेस भी जुड़ गए हैं और नेट लॉस नीचे आ गया, इसे कंफर्म कर देंगे। अगर यहाँ पर हम पहले माइनस का साइन नहीं लगाते, अगर हम यहाँ पर पहले लिख देते 6066 और बाद में अगर हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे तो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए हमें पहले माइनस का साइन लगाना है, -6066। तो ये हमारा लॉस हो गया और इसे हम नीचे कंफर्म कर देते हैं। अब इंट्राडे का लॉस तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, टर्नओवर भी एंटर कर दिया, लेकिन अब इसे आगे देखना है हमें कि किस तरह से ये कैरी फॉरवर्ड होगा और हमारी एंट्रीज सही से सही जगह पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं। इसके बाद सैलरी का शेड्यूल है, सैलरी है तो इसको आप फिलअप कर सकते हैं। फिर है शेड्यूल बीपी, बिजनेस इनकम का, जो ये हमारी इंट्राडे एक्टिविटीज़ हैं, ये बिजनेस इनकम ही मानी जाती हैं, तो इस शेड्यूल को भी कंफर्म करना ज़रूरी है। यहाँ पे ओपन किया हमने। अब यहाँ पर है बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। तो अदर देन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस हमारा बिजनेस नहीं है, मतलब यहाँ पर एफएनओ के लिए पूछ रहे हैं, तो एफएनओ में हमने कुछ भी नहीं दिखाया है और ना ही हमारा कोई अदर बिजनेस है। फिर है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, जो हमने अभी दिखाया है स्पेक्यूलेटिव यानी कि इंट्राडे, वो यहाँ पर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसे हमें ज़रूर चेक कर लेना है कि ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम इसे कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल बीपी हो गया। शेड्यूल कैपिटल गेन, जो हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है वो भी यहाँ पर फिलअप कर दिया। शेड्यूल अदर सोर्सेस फिलअप हो गए। इसके बाद आता है शेड्यूल साइला, शेड्यूल बाफला और शेड्यूल सीएफएल। तो इन तीनों शेड्यूल्स को भी हमें ओपन करके कंफर्म करना है, क्योंकि ये शेड्यूल्स बहुत ज़रूरी हैं। आपके कोई भी इंट्राडे हो या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हो, उनके लिए ये शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी आपके लॉसेस आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो भी इन्हीं शेड्यूल्स के अंदर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो जैसे कि हम शेड्यूल सीएफएल को ओपन करेंगे, इसमें क्या है, डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। तो अभी हमने देखा कि हमारा इंट्राडे में लॉस हुआ है, तो हम इसे ओपन करेंगे और इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा ये लॉस आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं। तो इसमें सबसे नीचे यहाँ पर आएगा 25-26 करेंट ईयर लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, और नीचे है टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये हमें एंट्री मिलेगी यहाँ पर 6626, जो कि हमारा लॉस है इंट्राडे का, और ये आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ये हमारा पिछला लॉस है, इसमें दोनों ऐड होकर और टोटल लॉस हमारा आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको चेक ज़रूर कर लेनी है कि यहाँ पर एंट्रीज प्रॉपर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसे हम नीचे कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल सीएफएल के बाद फिर है शेड्यूल एसआई, जो कि है इनकम टैक्स एट स्पेशल रेट्स। मीन्स स्पेशल रेट्स वो जिन पर कि स्लैब रेट नहीं लगते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्रिप्टो वीडियो है जिस पर कि 30% लगता है, ऑनलाइन गेमिंग है, तो इन सब पर स्लैब रेट नहीं लगते हैं, ये सब स्पेशल रेट पर टैक्सेबल होते हैं। तो इस तरह की कोई भी आपने इनकम दिखाई है तो शेड्यूल एसआई को भी कंफर्म करना ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है टोटल इनकम का शेड्यूल। यहाँ पे ओपन करेंगे और अपनी सारी एंट्रीज को चेक करेंगे। अब इसमें भी हमें यहाँ पर दिख रहा है लास्ट में लॉस ऑफ करेंट ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड, ये प्रॉपरली हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, कंफर्म कर देंगे। इसके बाद टैक्स पेड का शेड्यूल है और फिर है टैक्स लायबिलिटी के कंप्यूटेशन का शेड्यूल। सारे शेड्यूल्स को कंफर्म कर देने के बाद हमारा नीचे वेरिफिकेशन का शेड्यूल हाईलाइट हो जाएगा। वेरिफिकेशन करेंगे
और आईटीआर को अपलोड कर देंगे। तो बस इंट्राडे के लिए आपको इतना ही करना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टर्नओवर की कैलकुलेशन आपको प्रॉपरली करनी है। लॉस हुआ है तो वो लॉस सही से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये आपको चेक ज़रूर कर लेना है। इंट्राडे के लॉस को आप आगे के 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको हर साल अपनी आईटीआर को फाइल करना है और जो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो आपको अपने आईटीआर में हर साल दिखाना होगा, तभी वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आपने लॉस को नहीं दिखाया, वो रह गया, तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। और दूसरा, अगर आपने आईटीआर 3 में किसी लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया है तो आपको 4 साल तक आईटीआर 3 को ही फाइल करना है लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अगर आपने आईटीआर 1 फाइल की या आईटीआर 2 फाइल की तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।